हेलो एवरीवन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। मैं वो फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो देखो, भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषक और अधिशोष्य होते हैं उनके मध्य वांडर वाल बल होते हैं। ठीक है, और वांडर वाल कैसे होते हैं? दुर्बल या प्रबल? तो सब जानते हैं दुर्बल प्रकृति के होते हैं, केवल एक सोची हुई कल्पना है, रियल में कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। जबकि रासायनिक जो अधिशोषण है वो क्या होता है? अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हमारा द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, तो देखो मेरे साथ लिखते चलना। यहां मैं लिख रहा हूं भौतिक अधिशोषण, ठीक है, और यहां हम लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो पहला अंतर तो यही है, इनके मध्य कौन से बल होते हैं? वांडर वाल। इनके मध्य प्रबल रासायनिक बंध, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण क्या होते हैं? प्रबल रासायनिक बंध। सेकंड, अब देखो वांडर वाल दुर्बल होते हैं, इनका यानी कि लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेना देना नहीं होता, सिंपल सी बात है, यानी कि विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते। और ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। तो उसका मतलब क्या है? विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, और सही का मतलब क्या है? विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। नोट करो फटाफट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये उत्क्रमणीय प्रोसेस है और ये अनुत्क्रमणीय। पता है उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय है, जो दोनों दिशाओं में चले वो कौन से? उत्क्रमणीय। जो एक दिशा में चले वो अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इनकी मोलर अधिशोषण ऊर्जा लगभग होती है 20 से 40 केजे पर मोल। केजे का मतलब है किलो जूल पर मोल, और इसकी होती है लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है ना, ऊपर लिख रहा हूं, लिख लेना। ये क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय। फोर्थ, इनकी मोलर अधिशोषक ऊर्जा क्या होती है? 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। और इसकी कितनी होती है? इसकी होती है लगभग 80 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, फटाफट कर लो, आगे चलेंगे। चलो एक मिनट और लिख लो, जगह है नीचे दिखेगा नहीं पाता। वांडरवाल बलों के कारण सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहां सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसका मतलब क्या है? नहीं होती, और सही का मतलब क्या है? होती है। अब नोट कर लो। ठीक है, क्यों क्यों होती है? कि वांडर वाल और दुर्बल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसलिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि यहां सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कैसा प्रक्रम है? प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। ठीक है, कैसा है? रासायनिक अधिशोषण। फटाफट नोट करो।
ठीक है, लिख लिया होगा, हटाया तो ऊपर वाला हटाया था, ठीक है, नीचे वाला लिख लो जिसने नहीं लिखा। और देखो मैं फिर कर रहा हूं बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्लास ले रहा है, वो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे। तो ऐसे नहीं कि बस ऐसे खाते, कोई लेटे लेटे देख रहा है, कोई खाते खाते देख रहा है, नहीं, कॉपी पेन लो, जो चीज बोलो उसको लिखो, नोट करो, ताकि तुम्हें याद रहे चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बनती है बेटा बहुआण्विक परत। क्यों बनती है? क्योंकि सतह के ऊपर सतह, सतह के ऊपर सतह, बहुत सारी परत बन जाएंगी। कैसे बनेगी? बहुआण्विक परत। ठीक है, इसमें होती है आणविक परत, एक ही परत होती है केवल। ठीक है, नीचे वाले पे रहा हूं, हो सकता है लिख लिया होगा। अब भौतिक अधिशोषण का अगर ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की दर कम होगी। ठीक है, तो वन रिवॉल्वर टूट जाएंगे। ताप बढ़ाया, इस अप एरो का मतलब क्या है? अप एरो बोलते हैं इसको, ऊपर की तरफ एरो, इसका मतलब है ताप बढ़ा दिया तो अधिशोषण क्या हो गया? कम हो गया। और डाउन एरो का मतलब कम हो गया। जबकि यहां अगर ताप बढ़ाया तो अधिशोषण भी क्या होता है? साथ साथ बढ़ता चला जाता है। नोट करो फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया, चलते हैं आगे। तो लास्ट जो इसमें अंतर है, ठीक है, वो लिखो। इस अधिशोषण में वो ही गैसें अधिशोषित होती हैं जो आसानी से क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है, आसानी से पिघल जाती है। यानी कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसों का ही क्या होता है? अधिशोषण। तो इसमें कैसे गैसों का होता है? ऐसी गैसें जो रासायनिक यौगिकों के साथ अधिशोषक का निर्माण करेंगी, केवल वे ही अधिशोषित होंगी। ठीक है, यानी वे गैसें जो रासायनिक यौगिकों से क्रिया करेंगी और किसका निर्माण करेंगी? अधिशोषक का, वही गैसें क्या होंगी? केवल अधिशोषित होंगी। जबकि जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, वो भी क्या होती है? उनमें क्या होता है? भौतिक अधिशोषण। नोट कर लिया, लास्ट में कर, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम्हें 8 अंतर है, 8 अंतर याद भी हो गए होंगे, बहुत सिंपल भी है। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, 8 अंतर है, सिंपल सिंपल याद हो जाएंगे, एक बार रिवीजन कर लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अगस्त आ चुका है, अगस्त भी आधा चला गया, स्कूलें हो सकता है सितंबर से तुम्हारे स्कूलें खुल जाएं, तो फिर कोर्स भी जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखो
ओके घर पे ये मत सोचो कि ऑनलाइन क्लास आ रही है ऑफलाइन से दोबारा पढ़ाएंगे, अगर तुम्हें पता है कि टाइम नहीं है बचना। जहां तुम्हारी क्लासें मई जून जुलाई अगस्त, मई से स्टार्ट होती थी, आज 4 महीने बाद स्टार्ट होंगी, मई जून जुलाई अगस्त। अगर सितंबर में सरकार ने खोल दी तो अब सोचो 4 महीने में, अगर मान लो तुम्हारी मई से क्लासें चलती तो 4 महीने में तुम्हारे आधे से ज्यादा लगभग 80% कोर्स हो जाता 12वीं बोर्ड का, ठीक है, और अक्टूबर से टेस्ट चालू हो जाते तुम्हारे। लेकिन अब क्या हालत है, अब सितंबर से अगर खुलती है स्कूल, सपोज 1 सितंबर से सरकार ने स्कूल खोली, ठीक है, तो सुनने में ये आ रहा है कि 1 सितंबर से भी केवल 3 घंटे स्कूल खुलेंगे, जहां तुम्हारे स्कूल 6 घंटे लगती है, वहां कितने घंटे खुलेंगे, केवल 3 घंटे, यानी 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथमेटिक्स, और जिनके मैथ्स नहीं है उनकी बायो। अब सोचो कैसे करें, तो 3 घंटे में भी फिर हिंदी इंग्लिश और उनको भी नहीं छोड़ सकते, क्यों, परसेंटेज में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब 3 घंटे में और फिर कोर्स कराना सितंबर से अगर शुरू होती है तो मिनिमम 5 महीने मान लो भाई, 6 महीने लगते हैं मिनिमम कोर्स कराने में, लेकिन अब भाई थोड़ा जल्दी खींचेंगे, संडे को भी तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, तो लगा लो 5 महीने तो चाहिए ही चाहिए। अब सितंबर से 5 महीने काट करो, सितंबर, उसके बाद अगर तुम्हारा अक्टूबर, फिर आ गया तुम्हारा नवंबर, फिर आ गया दिसंबर, फिर आ गया जनवरी, जनवरी में कोर्स कंप्लीट होगा जाके। अब सोचो, तो ये मैं चाहता हूं कि तुम घर पे लगातार पढ़ाई करो, ताकि जो चैप्टर जो तुम्हारे ऑनलाइन क्लास में हो गए उसको हमें क्लास में पूरा पढ़ाना ना पड़े दोबारा, भाई थोड़ा सा हिंट दे दो, बच्चे समझ जाएंगे, नोट्स तुम्हारे पास नहीं, 4 चैप्टर के पूरे ही 5th के भी तुम्हारे पास जल्दी आ जाएंगे, सिंपल चीज है। तो मैं चाहता हूं जब स्कूल खुले तो जो 4th चैप्टर है दोबारा ना कराना पड़े, हाँ न्यूमेरिकल से है वो मैं दोबारा करा दूंगा, अब थ्योरी को दोबारा पढ़ाना पड़े, क्यों बेटा टाइम नहीं है, जनवरी में सिलेबस खत्म होगा, फरवरी में तुम्हारे प्रैक्टिकल मान लो, ठीक है, और टेस्ट चलेंगे तुम्हारे, मार्च में तुम्हारे पेपर आ जाएंगे। अब बताओ कहां टाइम बचा, इसलिए जो ये टाइम है ना ये वाला, इसको तुम यूटिलाइज करो घर पे, और निक्सन ने जितनी पढ़ा दी, मैंने जितना फिजिकल करा दिया, उसको लगातार पढ़ते रहो, बस लगातार कंटिन्यू, क्योंकि इसको खुलने पे टाइम नहीं मिलेगा, ये बात तुम सोचो, ठीक है। कई बच्चे हैं, मुझे पता है कई बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं कम से कम, 100 में से 20 ही पढ़ाई कर रहे हैं, 80 तो भाई हाँ स्कूल खुलने दो अभी तभी पढ़ेंगे, नहीं बहुत गलत कर रहे तुम, और पछताओगे फिर आगे तक, ठीक है। तो मेरी सलाह मानो तो कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखो, जो ज्यादा समझ में आता है उनको करो, बार बार करते रहो, नहीं आता इसको खुलने पर पूछ लेना सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, ये चीजें बतानी जरूरी है, ठीक है, क्यों, ताकि तुम्हें दिखे कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। नया टॉपिक है ठोस अधिशोषकों पर। गैसों का अधिशोषण, यानी अधिशोषक कौन होगा, साफ बता दिया, ठोस, ठीक है, अधिशोष्य कौन होंगे, गैस, ये क्या होगा, अधिशोष्य, चिपकेगा जो ठोस की सतह पर, और ये कौन होगा, अधिशोषित, तो बता ही रखा, तो हेडिंग डाल लो, ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण, अधिशोषण आएगा, ठीक है, अधिशोषण लिख दिया मैंने यहाँ पे, अधिशोषण आएगा। चिपकेगा कौन, गैस, किस पे चिपकेगा, ठोस पे, दैट्स इट, ठीक है, जल्दी डालो हेडिंग फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है ये टॉपिक, मैं तुम्हें अभी बताया है कि जो भौतिक अधिशोषण है, ठीक है, वो विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि बेटा उनमें दुर्बल वांडर वाल उपस्थित होते हैं, दुर्बल वांडर वाल बल उपस्थित होते हैं, और वो इमेजिनेशन है केवल, ठीक है। तो देखो अब ठोस के सतह पर, ठोस की सतह पर
गैस चिपकेगी, गैस जमा होगी, अधिशोषित होगी। तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो सबसे पहला कारक है गैस की प्रकृति। तो गैस कैसी यहाँ पे अधिशोष्य है, गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ एडसॉर्ब्ड, अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है, ये है ठोस अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोष्य है गैस, उसको कौन कौन प्रभावित करेगा, कैसे कैसे वो घटेगा बढ़ेगा, कैसे कैसे अधिशोषण बढ़ता है, कैसे कैसे अधिशोषण डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो पहला कारक है, पहला फैक्टर है गैस की प्रकृति की, जो गैस ठोस पर चिपकेगी वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? तो देखो पहले समझो, अभी तुमने पढ़ा जो गैस, पहले समझ लो फिर लिख लेना, मैं टाइम देता हूं, तुम्हें अच्छे से पता है मैं लिखने का टाइम देता हूं। तो पहले समझो, जो गैस आसानी से पिघलेगी या द्रवित हो जाएगी, जो गैस आसानी से द्रवित हो जाएगी, उनका अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण, उनका अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कई गैस SO2, अमोनिया, ठीक है, और H2, N2O2। अब ये गैस है SO2 और NH3, एक गैस है तुम्हारी H2N2O2, 5 गैस तुम्हारे सामने है। ये तीनों गैसें बेटा क्या होती है बच्चों, ये तीनों गैसें होती हैं स्थायी, स्टेबल। कैसी होती हैं? स्टेबल। बैठ गई, हिल गई, सॉरी बैठ गई, अभी हिलेगी भी नहीं, स्थायी होती है। अब स्थायी होती है तो कॉमन सेंस लगाओ, क्या आसानी से पिघलेगी, क्या आसानी से द्रवित होगी क्या? नहीं, ढीठ है भाई, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो नहीं हूं सर, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, क्यों? मैं तो स्थायी हूं। अब सर ये कैसे गरीब, कैसे गरीब मतलब पैसों से गरीब नहीं, नेचर में गरीब। ठीक है, ये गरीब कैसे? अब ये गरीब कैसे क्या बोलेंगे साहब, हम तो स्थायी नहीं, अस्थायी। इनके कंपैरिजन में क्या है? अस्थायी। तो हम तो भाई आसानी से पिघल जाएंगे या द्रवित हो जाएंगे, और द्रवित हो गए तो इनका अधिशोषण क्या हो जाएगा? हो जाएगा आसानी से। मैंने ये लिखा है भौतिक अधिशोषण में कि वे गैसें जो आसानी से द्रवित होती हैं वो क्या, उनका क्या होता है? भौतिक अधिशोषण आसानी से हो जाता है। तो SO2 और NH3 सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया H2N2O2 तुलना में क्या होती हैं? आसानी से द्रवित हो जाती है, अतः इनका अधिशोषण भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब तुम सोचो सर H2N2O2 स्थायी कैसे, ये अस्थायी कैसे? तो फिर बेटा कई चीजें कारक होती हैं। H2 ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में H2 पाई जाती है। ठीक है, कई रीजन है, जैसे अमोनिया में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 2 3, 3 बॉन्ड ऑर्डर है, इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ये स्थायी होता है, मजबूत बॉन्ड होता है। sp संकरण होता है, बहुत बॉन्ड मजबूत होता है। O2 स्टेबल, ऑक्टेट रूल की वजह से। ठीक है, इन सब में ऑक्टेट रूल, H2 ये भी स्टेबल होता है भाई, ये होता है H, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 2 ही होने चाहिए, ये भी स्टेबल होता है। फिर सबसे बड़ी बात, H2 का हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा है, और छोटा जो आकार है, छोटी चीजों को तोड़ना आसानी से इजी नहीं होता, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है, एक बात बताओ, छोटे बच्चे, एक तो छोटा बच्चा लो और एक बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा मतलब जो 14-15 साल का बच्चा है, और एक बच्चा जो 6-7 साल का है, किसको मनाना आसान है? बड़े वाले बच्चों को। ये तो जिद्दी है, एक बार अड़ गए तो अड़ गए बेटा, हिलेंगे नहीं, ये चीज चाहिए तो चाहिए, और यही लेके मानेंगे, रूस जाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बस यही बात। आकार छोटा, स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये रीजन है। फिर कई और फैक्टर है, आयन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, बहुत सारे फैक्टर लग जाते हैं। तो फिलहाल तुम याद कर लो कि H2N2O2 गैसें स्थायी होती हैं, इनके कंपैरिजन में SO2 और अमोनिया अस्थायी होती हैं, अतः आसानी से द्रवित हो जाती हैं और इनका अधिशोषण आसानी से हो जाता है। तो एक बार नोट कर लो, फिर आगे ये बताएंगे कि द्रवित कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी। तो एक बार बस ये चीजें नोट कर लो।
कि SO2 NH3 इनका द्रवीकरण आसानी से पॉसिबल होता है। ठीक है, अब देखो बेटा आसानी से कर लिया होगा। अब ये देखो कि द्रवीकरण कैसे डिपेंड करता है, कैसे पिघलेगी कैसे नहीं पिघलेगी। तो गैसों के द्रवीकरण के लिए जो ताप जिम्मेदार होता है, किसान टेम्परेचर पर पिघलती चीजें पड़ा होगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस ताप पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई ताप पर चीजें पिघलती है, कोई टेम्परेचर होता ही नहीं। तो जिस ताप पर गैस द्रवित होती है, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर गैस द्रवित होती है पिघलती है, उसे बोलते हैं क्रांतिक ताप। क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर गैस द्रवित होती है क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। ठीक है, या यही बोल दो कि वह न्यूनतम ताप जिस पर गैसों का द्रवीकरण संभव होता है। ठीक है, अब चाहे तुम कितना ही दाब बढ़ा दो, कितना ही दाब बढ़ा दो, गैस तो पिघलेगी पिघलेगी। क्यों? क्योंकि उसे क्या मिल गया? उसका क्रांतिक ताप। ठीक है, तो गैसों का पिघलना किस पे डिपेंड करता है? क्रांतिक ताप पे। एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर आकर गैस हो जाती है, अपने आप ही पिघल जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब तुम कितना ही चाहो प्रेशर बढ़ा दो तो पिघल के रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे उसका क्या मिल गया? क्रांतिक ताप। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर गैसों का द्रवीकरण संभव होता है, गैसें आसानी से पिघल सकती हैं, उसे क्या बोलेंगे? क्रांतिक ताप। अब मान लो गैसों का क्रांतिक ताप मिल गया, गैसें पिघलेंगी, और जितनी जल्दी पिघलेंगी, जितनी आसानी से पिघलेंगी, उतना ही क्या होगा? उनका अधिशोषण बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भौतिक अधिशोषण क्या होता है कि गैसों के द्रवीकरण पर क्या होता है? वो बढ़ता है। रासायनिक की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि रासायनिक का तो वही अलग है, वहां तो वो गैसें करेंगे जो रासायनिक रूप से क्रिया करेंगे, तो वहां रासायनिक की तो बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? भौतिक की। तो जैसे ही गैस द्रवित होगी, भौतिक अधिशोषण भी बढ़ता है। यानी गैस, तुम्हें गैस कैसी लेनी है? वो गैस लेनी है जिसका क्रांतिक ताप उसे आसानी से मिल जाए, जो आसानी से पिघल सके, जो आसानी से लिक्विड हो सके, जिसका आसानी से द्रवीकरण संभव हो सके, तुम्हें वो गैस लेनी है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि अगर तुम्हें किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक को जमाना है, चिपकाना है, तो ऐसी गैस लो जो आसानी से अधिशोषित हो जाए या आसानी से उसका द्रवीकरण पॉसिबल हो। क्लियर है? अब देखो ध्यान से। ठीक है, क्रांतिक ताप की परिभाषा लिख ली, वह न्यूनतम ताप, मैं बोल रहा हूं लिख लो, वह न्यूनतम ताप जिस पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर गैसों का द्रवीकरण, वह न्यूनतम ताप जिस पर गैसों का द्रवीकरण आसानी से संभव हो। ठीक है, गैसों का द्रवीकरण आसानी से संभव हो, क्रांतिक ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। अब चाहे तुम कितना ही दाब बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो चार पोल पर गैसें अधिशोषित होती हैं तो उसका क्रम लिखवा देते हैं। SO2 बहुत अच्छी गैस है, आसानी से पिघल जाती है, इसलिए सबसे अच्छा अधिशोषण। फिर अमोनिया, ठीक है, फिर HCl, फिर CO2, फिर CH4, फिर CO, फिर O2 और फिर N2। ये है चार पोल पर गैसों के अधिशोषण का क्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे देगा? चार पोल तुम्हें गैस वो क्वेश्चन दे देगा, निम्न गैसों को चार पोल पर अधिशोषण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। गैस दे देगा SO2, ठीक है, NH3, O2, N2। इन गैसों को अधिशोषण के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तुमसे कैसे पूछ लेगा? या तो घटता क्रम पूछ लेगा 1 नंबर में, या बढ़ता क्रम पूछ लेगा। तो तुम्हें यह क्रम जब तक याद नहीं होगा 1 नंबर नहीं मिल पाएगा।
ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कौन सी गैस, SO2, फिर NH3, फिर HCl, फिर CO2, फिर CH4, फिर CO, फिर O2, फिर नाइट्रोजन। इसे क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सॉरी इसे बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, और यह सल्फर डाइऑक्साइड। अभी सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखी गई है। अब अपन एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते तो अपन को इसको याद ही करना पड़ेगा। थ्योरी वाला चैप्टर फटाफट नोट कर लो, 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर पढ़े। और आज हमने नया टॉपिक शुरू किया कि ठोस अधिशोषकों पर अधिशोष्य की प्रकृति, गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो पहला हमने कारक पढ़ लिया गैसों की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति, कि अगर तुम गैस लोगे, अधिशोष्य गैस लोगे, ठीक है, या अधिशोष्य के रूप में गैस लोगे, तो उस गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो गैस की प्रकृति कैसे लोगे, जिसका तुम्हें क्या करना, जिसका क्या हो सके, द्रवीकरण आसानी से पॉसिबल हो सके। हमने पहला फैक्टर पढ़ लिया गैस की प्रकृति, ठीक है। तो बच्चों आज के नहीं पढ़ेंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अच्छे से घर में खुशहाल रहो, ठीक है, जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाओ, ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ओके, थैंक यू।